नमस्कार दोस्तों, क्राइम नॉयर ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे साल 1990 के कलकत्ता की उन गलियों में जहां एक पॉश अपार्टमेंट की दीवारों के पीछे एक ऐसी हैवानियत ने जन्म लिया जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। ये कहानी है भरोसे के कत्ल की, मासूमियत के कुचले जाने की और एक लंबे विवादित कानूनी सफर की जिसका अंत फांसी के तख्ते पर हुआ। हम बात कर रहे हैं 14 साल की हेतल पारेख के बलात्कार और हत्या के सनसनीखेज मामले की और उसके दोषी धनंजय चटर्जी की। ये सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं, बल्कि समाज, न्याय व्यवस्था और मानवीय क्रूरता की हदों पर एक गहरा चिंतन भी है। तो चलिए खोलते हैं इस केस की परतें जिसने दशकों तक लोगों के जहन में खौफ और सवालों को जिंदा रखा। 5 मार्च 1990 कोलकाता शहर अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में व्यस्त था। सूरज आसमान पर चढ़ रहा था और दक्षिणी कलकत्ता के पौष इलाके भवानीपुर में स्थित आनंदपुर बिल्डिंग में भी सामान्य दिनों जैसी ही चहल पहल थी। इसी बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर रहता था पारेख परिवार। उस दिन परिवार के सदस्य अपने अपने कामों में व्यस्त थे। घर पर अकेली थी उनकी 14 साल की बेटी हेतल पारेख, जो 10वीं कक्षा की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। हेतल एक होनहार, शांत और अपने सपनों में खोई रहने वाली लड़की थी। उसे क्या पता था कि उसके अपने ही सुरक्षित समझे जाने वाले घर की दहलीज पर मौत उसका इंतजार कर रही है, और वो भी एक ऐसे शख्स के हाथों जिसे वो रोज देखती थी, जिस पर शायद कभी ध्यान भी नहीं दिया होगा। इसी बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड और लिफ्टमैन का काम करता था धनंजय चटर्जी। लगभग 27-28 साल का धनंजय बांकुरा जिले के एक गांव से कलकत्ता आया था बेहतर जिंदगी की तलाश में। पिछले कुछ समय से वो इसी बिल्डिंग में काम कर रहा था। निवासियों के लिए वो एक जाना पहचाना चेहरा था, जो लिफ्ट ऑपरेट करता, गेट पर नजर रखता। ऊपरी तौर पर शांत दिखने वाले इस शख्स के मन में क्या चल रहा था, ये कोई नहीं जानता था। क्या उसके मन में हवस का कीड़ा कुलबुला रहा था? क्या वो किसी गहरी कुंठा या मानसिक विकृति का शिकार था, या फिर ये सिर्फ मौके का फायदा उठाने की एक वहशियाना सोच थी? उस दिन दोपहर के वक्त, जब बिल्डिंग में आवाजाही कम थी और हेतल घर पर अकेली अपनी पढ़ाई में मग्न थी, धनंजय चटर्जी किसी बहाने से, शायद कोई पार्सल देने या किसी काम के बहाने, पारेख परिवार के फ्लैट तक पहुंचा। दरवाजा खुला और अंदर सिर्फ एक मासूम लड़की थी। यहीं से उस खौफनाक कहानी की शुरुआत हुई जिसने आने वाले सालों में अनगिनत बहसों, कानूनी दांव पेचों और मानवीय संवेदनाओं को झकझोरा। धनंजय ने फ्लैट में घुसते ही हेतल को दबोच लिया। लड़की के कमजोर प्रतिरोध को उसकी पार्श्विक ताकत ने कुचल दिया। घर की चारदीवारी, जो सुरक्षा का प्रतीक होनी चाहिए थी, वही उस मासूम के लिए यातना गृह बन गई। धनंजय ने पहले हेतल के साथ जबरदस्ती की, उसकी चीखों को अनसुना कर दिया, उसकी मासूमियत को तार तार कर दिया। लेकिन उसकी हैवानियत यहीं नहीं रुकी। शायद पकड़े जाने के डर से, या अपनी पहचान छिपाने के लिए, या फिर सिर्फ अपनी क्रूरता की पराकाष्ठा दिखाते हुए उसने हेतल की जान लेने का फैसला किया। उसने बेरहमी से हेतल का गला घोंट दिया। एक खिलखिलाती जिंदगी जो अभी दुनिया देखने निकली ही थी, उसे एक पल में खामोश कर दिया गया। घर में बिखरा सामान, संघर्ष के निशान और फर्श पर पड़ा हेतल का निष्प्राण शरीर, यह वो मंजर था जो कुछ देर बाद दुनिया के सामने आने वाला था। अपना घिनौना कृत्य करने के बाद धनंजय वहां से फरार हो गया। उसने शायद सोचा होगा कि वो बच निकलेगा, कि कोई उस तक नहीं पहुंच पाएगा। वो वापस अपनी ड्यूटी पर ऐसे लौटा जैसे कुछ हुआ ही न हो, या फिर शायद वो बिल्डिंग से निकलकर कहीं भाग गया। शाम को जब हेतल की माँ श्रीमती देसो पारेख घर लौटी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर का दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर का मंजर देखकर उनकी चीख निकल गई। उनकी लाडली बेटी खून से लथपथ बेजान पड़ी थी। घर का सामान अस्त व्यस्त था, जैसे कोई जबरदस्ती अंदर घुसा हो और संघर्ष हुआ हो। माँ की चीत्कार सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हुए। पुलिस को खबर दी गई। भवानीपुर पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची। एक पौष इलाके में दिन दहाड़े एक नाबालिग लड़की के साथ ऐसी दरिंदगी, खबर आग की तरह फैली। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। क्राइम सीन को सील किया गया। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स बुलाए गए। घर से सबूत इकट्ठा किए जाने लगे। उंगलियों के निशान, खून के धब्बे, वीर्य के नमूने, संघर्ष के दौरान टूटी हुई चीजें। शुरुआती जांच में शक की सुई बिल्डिंग के स्टाफ और खासकर उन लोगों पर गई जिनकी पहुंच फ्लैट तक हो सकती थी। पड़ोसियों और बिल्डिंग के अन्य स्टाफ से पूछताछ शुरू हुई। इसी दौरान पता चला कि सिक्योरिटी गार्ड धनंजय चटर्जी घटना के बाद से गायब है। उसका गायब होना शक को और गहरा कर गया। पुलिस ने धनंजय की तलाश में टीमें रवाना की। उसका पिछला रिकॉर्ड खंगाला गया। उसके जानने वालों से पूछताछ की गई। पता चला कि वो अपने गांव बांकुरा जिले के कुलुडीही भाग गया है। कोलकाता पुलिस की एक टीम ने बांकुरा पुलिस की मदद से कुलुडीही गांव में दबिश दी। आखिरकार घटना के लगभग 2 महीने बाद 12 मई 1990 को धनंजय चटर्जी को उसके गांव से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद धनंजय को कलकत्ता लाया गया। पुलिस हिरासत में उससे कड़ी पूछताछ हुई। शुरुआत में वो लगातार इनकार करता रहा, खुद को निर्दोष बताता रहा, लेकिन पुलिस के पास परिस्थितिजन्य साक्ष्य थे। उसका घटना के बाद गायब हो जाना, बिल्डिंग में उसकी मौजूदगी और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार पहले भी उसका व्यवहार कुछ निवासियों को संदिग्ध लगा था।
पुलिस ने दावा किया कि लगातार पूछताछ के बाद धनंजय टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैसे उसने हेतल को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर पकड़े जाने के डर से उसकी हत्या कर दी। हालांकि बाद में धनंजय और उसके वकील हमेशा ये आरोप लगाते रहे कि ये कबूलनामा पुलिस ने दबाव डालकर और मारपीट करके लिखवाया था। पुलिस ने अपनी जांच पूरी की और धनंजय चटर्जी के खिलाफ अलीपुर सेशंस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। उस पर भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 376 बलात्कार, 302 हत्या और 380 चोरी, क्योंकि घर से कुछ सामान गायब होने की बात भी सामने आई थी, के तहत आरोप लगाए गए। अब शुरू हुआ न्याय का लंबा और जटिल सफर। मुकदमा अलीपुर सेशंस कोर्ट में चला। अभियोजन पक्ष प्रोसिक्यूशन ने धनंजय के खिलाफ मजबूत मामला बनाने की कोशिश की। उन्होंने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की एक पूरी श्रृंखला पेश की। एक, धनंजय की मौजूदगी और अवसर। घटना के समय धनंजय बिल्डिंग में ड्यूटी पर था और उसके पास फ्लैट तक पहुंचने का अवसर था। 2, गायब होना। अपराध के तुरंत बाद उसका बिना बताए गायब हो जाना और गांव भाग जाना उसके अपराध बोध की ओर इशारा करता था। 3, कबूलनामा। पुलिस के सामने दिया गया उसका इकबालिया बयान, हालांकि इसकी स्वीकार्यता पर बचाव पक्ष ने सवाल उठाए। 4, फोरेंसिक सबूत। घटनास्थल से मिले कुछ फोरेंसिक सबूत, जैसे उंगलियों के निशान, जिनकी गुणवत्ता और मिलान पर बाद में विवाद हुआ, और वीर्य के नमूने। हालांकि उस समय DNA टेस्टिंग उतनी उन्नत नहीं थी जितनी आज है, फिर भी इसे महत्वपूर्ण सबूत माना गया। 5, गवाहों के बयान। बिल्डिंग के अन्य निवासियों और स्टाफ के बयान, जिन्होंने धनंजय को घटना के दिन बिल्डिंग में देखा था। कुछ गवाहों ने उसके संदिग्ध व्यवहार का भी जिक्र किया। दूसरी तरफ बचाव पक्ष डिफेंस ने इन सभी आरोपों और सबूतों को कमजोर साबित करने की कोशिश की। उनके मुख्य तर्क थे: एक, कबूलनामे पर सवाल। उन्होंने दावा किया कि पुलिस ने धनंजय को टॉर्चर किया और जबरन कबूलनामे पर दस्तखत करवाए। 2, सबूतों से छेड़छाड़। बचाव पक्ष ने आरोप लगाया कि पुलिस ने ठीक से जांच नहीं की और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई हो सकती है। उंगलियों के निशानों की स्पष्टता और मिलान पर गंभीर सवाल उठाए गए। 3, पहचान परेड में खामियां। बचाव पक्ष ने पहचान परेड की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। 4, वैकल्पिक थ्योरी। उन्होंने इशारों में कहा कि अपराध किसी और ने किया हो सकता है और धनंजय को बलि का बकरा बनाया जा रहा है क्योंकि वो एक गरीब और बाहरी व्यक्ति था। सेशंस कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी, गवाहों के बयान दर्ज किए और पेश किए गए सबूतों की जांच की। 1991 में अलीपुर सेशंस कोर्ट ने धनंजय चटर्जी को हेतल पारेख के बलात्कार और हत्या का दोषी पाया। अपराध की जघन्यता को देखते हुए कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना और धनंजय को मौत की सजा सुनाई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। भारतीय न्याय प्रणाली में मौत की सजा के मामलों में अपील के कई स्तर होते हैं। धनंजय ने सेशंस कोर्ट के फैसले के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में अपील की। 1992 में हाई कोर्ट ने मामले की दोबारा सुनवाई की। हाई कोर्ट ने भी सेशंस कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और धनंजय की मौत की सजा की पुष्टि कर दी। इसके बाद मामला देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। धनंजय ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले की गहन समीक्षा की। सुप्रीम कोर्ट ने भी पाया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य इतने मजबूत और एक दूसरे से जुड़े हुए थे कि वे बिना किसी संदेह के धनंजय के अपराध की ओर इशारा करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी धनंजय की अपील खारिज कर दी और उसकी मौत की सजा को अंतिम रूप दे दिया। कानूनी तौर पर धनंजय के लिए सारे रास्ते बंद हो चुके थे, लेकिन भारत में मौत की सजा पाए कैदी के पास राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका मर्सी पिटिशन दायर करने का अंतिम विकल्प होता है। धनंजय ने अपने परिवार और मानवाधिकार संगठनों की मदद से तत्कालीन राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर की। यहीं से ये मामला एक नए और लंबे विवाद में उलझ गया। दया याचिका पर फैसला आने में सालों लग गए। इस दौरान धनंजय चटर्जी कोलकाता की अलीपुर सेंट्रल जेल में बंद रहा। ये मामला सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं रहा, बल्कि मानवाधिकारों, मृत्युदंड की नैतिकता और न्याय प्रक्रिया की गति पर एक राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गया। कई मानवाधिकार संगठन और वकील धनंजय की फांसी का विरोध कर रहे थे। उनके तर्क थे: सबूतों पर संदेह। वे लगातार दावा करते रहे कि धनंजय के खिलाफ पेश किए गए सबूत, खासकर फिंगरप्रिंट्स और कबूलनामा, विश्वसनीय नहीं थे। गरीब और कमजोर। उनका कहना था कि धनंजय गरीब था और उसे सही कानूनी सहायता नहीं मिली, उसे बलि का बकरा बनाया गया। दया याचिका में देरी। सालों तक दया याचिका लंबित रहने के कारण उसे मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी, जो अपने आप में एक सजा है। मृत्युदंड का विरोध। कई संगठन सैद्धांतिक रूप से मृत्युदंड के खिलाफ थे और मानते थे कि राज्य को किसी की जान लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए, चाहे अपराध कितना भी जघन्य क्यों न हो। दूसरी ओर एक बड़ा वर्ग, जिसमें पीड़ित परिवार और समाज का एक हिस्सा शामिल था, धनंजय की फांसी की पुरजोर मांग कर रहा था। उनके तर्क थे: न्याय की मांग, हेतल पारेख और उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। अपराध की जघन्यता, जिस क्रूरता से एक मासूम लड़की की बलात्कार के बाद हत्या की गई, उसके लिए मौत की सजा ही एकमात्र उचित दंड है।
नज़ीर कायम करना, ऐसे अपराधियों को कठोरतम सजा मिलनी चाहिए ताकि समाज में एक कड़ा संदेश जाए और भविष्य में ऐसे अपराधों को रोका जा सके। कानूनी प्रक्रिया का सम्मान, देश की सर्वोच्च अदालत तक ने उसे दोषी पाया है और सजा की पुष्टि की है, इसलिए फैसले का सम्मान होना चाहिए। ये मामला मीडिया में भी लगातार छाया रहा। अखबारों, टीवी चैनलों पर बहसें होती रहीं। मामला राजनीतिक रंग भी लेने लगा। पश्चिम बंगाल सरकार पर भी दबाव बढ़ता जा रहा था। दया याचिका राष्ट्रपति भवन और गृह मंत्रालय के बीच घूमती रहीं। एक राष्ट्रपति से दूसरे राष्ट्रपति तक ये फाइल आगे बढ़ती रही, लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पा रहा था। साल 2004 आया। घटना को घटे 14 साल बीत चुके थे। हेतल के परिवार के लिए यह इंतजार असहनीय था। आखिरकार लंबे विचार विमर्श के बाद तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने धनंजय चटर्जी की दया याचिका खारिज कर दी। ये फैसला अगस्त 2004 की शुरुआत में आया। दया याचिका खारिज होने के साथ ही धनंजय की फांसी का रास्ता साफ हो गया। फांसी की तारीख 14 अगस्त 2004 मुकर्रर की गई, जो धनंजय का जन्मदिन भी था। फांसी की तारीख नजदीक आते ही अलीपुर सेंट्रल जेल के बाहर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। मीडिया का जमावड़ा लग गया। मानवाधिकार कार्यकर्ता अंतिम समय तक फांसी रुकवाने की कोशिश करते रहे। कलकत्ता हाईकोर्ट में आखिरी मिनटों तक याचिकाएं दायर की गईं, लेकिन सब खारिज हो गईं। धनंजय चटर्जी ने अंत तक खुद को निर्दोष बताया। उसने अपने परिवार से मुलाकात की। फांसी से पहले की रात उसने जागकर बिताई, शायद प्रार्थना करते हुए या अपनी किस्मत को कोसते हुए। उसके मन में क्या चल रहा होगा, ये कल्पना करना भी मुश्किल है। डर, गुस्सा, पश्चाताप या अपनी बेगुनाही का यकीन। 14 अगस्त 2004 की सुबह, स्वतंत्रता दिवस से ठीक एक दिन पहले, भोर के लगभग 4:30 बजे धनंजय चटर्जी को अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। यह 1995 के बाद भारत में हुई पहली फांसी थी। हालांकि कुछ स्रोत इसे 1991 के बाद मानते हैं और इसने मृत्युदंड पर बहस को एक बार फिर तेज कर दिया। धनंजय की फांसी के बाद मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आईं। हेतल के परिवार ने इसे न्याय की जीत बताया, 14 साल के लंबे इंतजार का अंत कहा। समाज के एक बड़े वर्ग ने इसका स्वागत किया, इसे जघन्य अपराध के लिए सही सजा माना। वहीं दूसरी ओर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इसे राज्य प्रायोजित हत्या करार दिया और मृत्युदंड की समाप्ति की मांग दोहराई। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या 14 साल तक जेल में रखने के बाद फांसी देना उचित था? क्या सारे सबूत संदेह से परे थे? ये केस कई सवाल छोड़ गया। क्या परिस्थितिजन्य साक्ष्य इतने पुख्ता थे कि उनमें संदेह की कोई गुंजाइश ही न हो? क्या जांच प्रक्रिया निष्पक्ष थी? क्या धनंजय को वाकई बलि का बकरा बनाया गया था, जैसा कि कुछ लोग मानते हैं, या फिर वो वाकई एक वहशी दरिंदा था जिसे उसके किए की सजा मिली? अदालतों ने बार बार सबूतों को पर्याप्त माना और उसे दोषी ठहराया, लेकिन मानवाधिकार संगठनों के उठाए सवाल भी अपनी जगह कायम रहे। धनंजय चटर्जी का मामला भारतीय न्याय प्रणाली के इतिहास में एक मील का पत्थर बन गया। इसने रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों में मृत्युदंड के प्रावधान, दया याचिकाओं की प्रक्रिया में लगने वाले समय और जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न खड़े किए। इसने हमें ये भी सोचने पर मजबूर किया कि समाज के तौर पर हम ऐसे जघन्य अपराधों से कैसे निपटते हैं और न्याय का असली मतलब क्या है। हेतल पारेख की दुखद कहानी एक चेतावनी है कि खतरा कहीं से भी आ सकता है और भरोसा टूटने की कीमत कितनी भयानक हो सकती है। धनंजय चटर्जी की कहानी एक उदाहरण है कि कैसे सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि और परिस्थितियां किसी व्यक्ति को अपराध के रास्ते पर धकेल सकती हैं, और कैसे न्याय का पहिया अपनी गति से चलता है, भले ही उसमें सालों लग जाएं। ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसने 2 परिवारों को बर्बाद कर दिया। एक ने अपनी बेटी खोई, दूसरे ने अपना बेटा, और समाज को एक गहरा घाव मिला जो शायद कभी पूरी तरह नहीं भरेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो क्राइम नॉयर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।